दोस्तों फिर से एक डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल। ये टेबल टाइप है, एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर कोई ईयर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट दी हुई है परसेंटेज में जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादातर दी जाती है। किसी एक कंट्री की ग्रोथ है 2011 में 6% रही, 2012 में माइनस में चली गई, यानी कि जीडीपी पहले से भी घट गया बढ़ने की बजाय। 2013 में 5, 2014 में 4 और 2015 में तो बहुत बड़ी महामंदी आई, 7% जीडीपी गिर गई। ठीक है, इफ जीडीपी वाज 8 ट्रिलियन, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जैसे आपकी इनकम है घर पे, आपकी मान लो इस साल की इनकम 5 लाख रुपए रही, अगले साल मान लो 6 लाख रही, ये आपके घर की जीडीपी है। ठीक है, अगले साल हो सकता है कम हो जाए। वैसे एक देश की जीडीपी होती है कि कुल जो लोग वहां पे रहते हैं उस देश में, उनके द्वारा अर्जित की गई आय, उन्होंने जो भी इनकम मान लो की, ठीक है ना, वो होती है जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी $8 ट्रिलियन थी। $8 आप समझते हैं यूएस की करेंसी है। ठीक है, आजकल $1.75 के आसपास चल रहा है करंटली। ट्रिलियन क्या होता है? देखो दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है, मतलब जिसमें हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम इकाई में करते हैं, इकाई, दहाई या यूनिट डिजिट कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, यूनिट के बाद आपका आता है 10th डिजिट, फिर आपका 100 आ जाता है, फिर 1000 आ जाता है, उसके बाद 10,000, फिर लाख, ठीक है, फिर 10 लाख, फिर करोड़, ऐसे चलता है। बट यूएस में ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी कंट्री में ऐसा नहीं है। वहाँ पे कैसा होता है सिस्टम? वहाँ पे एक यूनिट आ गया, ठीक है, यूनिट 1, उसके बाद सीधा 1000 आ गया। ठीक है, 1000 को आप ऐसे लिख सकते हो, 3 जीरो लगा दिए। उस 1000 के बाद उसमें दोस्तों आता है मिलियनियर। आपने सुना हो, जिसके पास मिलियंस में पैसा हो, आपने वर्ड सुना हो। मिलियन क्या होता है? इनका हर बार क्या होता है, 1 से 1000 पे आगे हर 1000 से गुणा होती जाती है। हमारा 10 से होता है, 10, 100, 1000, 10,000 को 10,000, लाख 10 से, यहाँ सीधा 1000 से होती है। एक फिर आपके पास 1000 आ गया, 1000 से सीधा मिलियन हो गया, इसमें 3 जीरो और लग गई, ये लगभग कितने बराबर हो गया? 10 लाख के बराबर हो गया। ठीक है, मिलियन के बाद क्या आता है? इसमें आगे बिलियन आता है। इसमें लाख, करोड़ वगैरह नहीं आते इनके सिस्टम में। बिलियन में क्या हो जाता है? 3 जीरो और लग जाती है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये अरब हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे भारत की जनसंख्या है, उसके लिए कहते हैं ना कि 1.3 बिलियन है। ठीक है, 1 अरब और 30 करोड़ है, या 130 करोड़ होगा आपको। तो बिलियन आपने ये भी सुना होगा। ठीक है, आजकल बिलियन में इन्वेस्टमेंट होता है, कई जगह इतने बिलियन क्या है, ये भी आप सुन रहे हैं। उसके बाद ट्रिलियन होता है दोस्तों। ठीक है, ट्रिलियन में क्या होगा? 1000 से फिर गुणा हो जाएगा। बड़ा आसान सिस्टम है, 1000 से गुणा करते रहो, अगला आपकी संख्या आती जाती है। ठीक है, अगला मापक आता जाता है, मेजर आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 3 6 3 9 तो थी, यहाँ पे 3 और लगेगी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। उसके बाद क्या हो जाएगा? खरब, 10 खरब, 10 खरब के बराबर हो जाता है। तो 1 ट्रिलियन बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये इनका सिस्टम है, यूनिट, फिर 1000, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो ट्रिलियन बहुत बड़ा हो गया, आप छोड़ो, ये मतलब डॉलर हो रहा है, डॉलर को 75 से गुणा करोगे तो रुपीज में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, और बाकी होती है किसी देश की इकोनॉमी। तो ये तो आपको ट्रिलियन समझाने के लिए, या उनका जो मेजरमेंट होता है नंबर्स का, ये कैलकुलेशन सिस्टम समझाने के लिए था। इस सवाल में हम दोबारा आ जाते हैं। ये कहता है कि $8 ट्रिलियन आपकी कब थी जीडीपी? एट द एंड ऑफ 2013। देखो दोस्तों, बड़ा स्मार्ट है, इसने कहा एंड ऑफ 2013 और बिगिनिंग ऑफ 2015। लोग 2 साल की जीडीपी को कैलकुलेट कर लेंगे, पर ये 2 साल नहीं है दोस्तों। 2013 जब खत्म हुआ तो क्या बच गया? 2013 तो गिनों में खत्म हो गया, 2014 बचा, और 15 बिगिनिंग में जो शुरू हो रहा है, तो 15 को भी मत मानो तो साल तो एक ही रहा बीच में, 2014। या यूं कहो एंड ऑफ 2013, एंड कब होता है? 31/12/2013, तब आपकी थी $8 ट्रिलियन की। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है बिगिनिंग ऑफ 2015, बिगिनिंग कब होती है? 1 जनवरी को, 1/1/2015 को। आपको बतानी है कितनी है दोस्तों। इसमें देखो 31 दिसंबर के बाद 2014 साल बचता है, और 2015 तो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तब तो 1 जनवरी को तो बतानी है, तो बीच में एक ही साल रहा ना आपको, यानी कि इसके बीच में 1 साल, यानी कि 2014 में कुछ ना कुछ हुआ होगा। 1 जनवरी 2015 को वही होगी ना, तो 31 दिसंबर 2014 को होगी, तो यानी कि 1 साल बाद कितनी होगी?
सिंपल सी बात, 2013 के एंड में 8 ट्रिलियन है तो 2014 के एंड में क्या होगी? एक साल बाद पूछा है। 2013 में आपको यहाँ तो दिया था इसने 5, 2014 के एंड में ये 5 है आपकी ग्रोथ रेट, 2014 में 4 है ग्रोथ रेट। तो 2013 के एंड की बात कर रहे हैं तो 2013 तो खत्म हो गया मान लो, ठीक है। ग्रोथ कब हुई आपकी? 2014 में हुई, कितनी? 4% हुई। पहले 8 ट्रिलियन थी, ठीक है, 8 ट्रिलियन थी, 4% ग्रोथ होगी। 4% ग्रोथ, या तो ऐसे कर लो आप 1 जमा 4/100, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, ग्रोथ निकालते हैं तब। या फिर ऐसा कर लो 8 गुणा में 4/100, फिर वो 8 में जोड़ दो आप, ऐसे कि 8 जमा में 8 तो थी 8 गुणा में 4/100, 4% बढ़ गई, ऐसे निकाल लो, ठीक है। बात है कि ये 8 एकम 8, 8 गुणा 4/100, या सीधा कहीं कर देते हैं कि 100 के पीछे 4 बढ़ी, है ना, 4% का मतलब क्या था? 100 के पीछे 4 बढ़ना, तो 100 से 104 हो गई, तो 104/100। तीनों को सोल्व कर लो, उत्तर वही आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको देख लो, 832/100, 2 जीरो आप हटाते हो तो नीचे हटाते हो, ऊपर डेसिमल लग जाएगा, 8.32 ट्रिलियन डॉलर। सवाल हो गया आपका, बहुत ही आसान सवाल था। आपको दिया था 2013 के एंड में 8 ट्रिलियन डॉलर है, 2015 के शुरू में निकालना है, तो बीच में 2014 आया, उसमें 4% बढ़ी, 4% 8 के ऊपर बढ़ा दो, 8 गुणा 104/100, 832/100, 8.32 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में आपको सब्जेक्ट और मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं उसके पास, उनमें अलग अलग मार्क्स ये आए हैं, ठीक है, दिए हुए। ये टेबल या डाटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल आप कह सकते हैं इनको। इसमें क्या निकालना है? 5 पॉइंट्स आर टू बी डिडक्टेड, 5 पॉइंट या 5 अंक डिडक्ट कर दिए जाएंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स एवरेज मार्क्स। स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स जो आएंगे उसमें से 5 डिडक्ट कर दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ पुअर अटेंडेंस की वजह से, ठीक है। वो डिडक्ट होने हैं पुअर अटेंडेंस की वजह से, अटेंडेंस अच्छी नहीं रही। तो स्टूडेंट्स नेट एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें एक 5 सब्जेक्ट हैं, 5 को जोड़ के 5 से भाग कर लो, वो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। उसमें से 5 है ना जो इसमें 5 पॉइंट, हाँ 5 उसमें से डिडक्ट कर दो, वो नेट एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। कैसे करना है? बहुत ही आसान है। इसके एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे आप? एवरेज मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स देख लो कितने हैं इसके, ठीक है, और बटे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट हैं उसके पास। ये मार्क्स 5 सब्जेक्ट में आए या 6 सब्जेक्ट में आए, ठीक है। ऊपर तो इनका टोटल हो जाएगा, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, 2 6 8 7 15 4 19 7 26 7 33, 330 टोटल आ गया। नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है? 1 2 3 4 5 है, 5 से बाकी तो 66 आ गया, यानी कि उसके 66% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट में आए। ये इसके एवरेज मार्क्स हैं। उसमें से 5 पॉइंट घटने हैं किसके लिए? उसकी अटेंडेंस पुअर थी, ठीक है, वो रेगुलरली नहीं जाता था। अगर आप 66 में से 5 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 61%। ये क्या है? ये नेट एवरेज मार्क्स है, ठीक है। पुअर अटेंडेंस के घटने के बाद ये एवरेज मार्क्स आ गए आपके, नेट एवरेज मार्क्स, ठीक है दोस्तों। ये एक पॉपुलेशन वाला सवाल, इस टाइप के सवाल होते हैं कि एक पॉपुलेशन दी होती है, इसमें इतनी की ग्रोथ होती है, कई बार मेल और फीमेल अलग अलग बताए जाते हैं, मेल में इतनी ग्रोथ है, फीमेल में इतनी है, ठीक है। कई बार आपको पॉपुलेशन बताई नहीं जाती, आपको बताया जाता है कि 4 साल बाद पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी और ये इसकी ग्रोथ रेट है, अब प्रेजेंट में कितनी है। इस टाइप के सवाल होते हैं दोस्तों। इसमें क्या है? पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन दी हुई आपको 15,000, ठीक है। मेल है ना जो आदमी है वो इंक्रीज होते हैं 8% की दर से, और फीमेल होती है 10% की दर से। ऐसा तो बहुत कम होता है, अदरवाइज अपनी इंडिया में तो क्या है कि मेल ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, फीमेल कम हो रही है, ठीक है। तो खैर ये सवाल है, इसमें मेल 8% बढ़ रही है, फीमेल 10% बढ़ रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज टू, पॉपुलेशन क्योंकि मेल इंक्रीज होंगे, फीमेल भी इंक्रीज होंगी, तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। वो 15,000 तो रहेगी नहीं, वो बढ़ के 16,300 हो गई, ठीक है, 16,300 पॉपुलेशन हो गई। आपको ये बताना है कि फीमेल कितनी है इसमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको मेल इंक्रीज करने पर आपको पता ही नहीं मेल कितने हैं, तो कैसे इंक्रीज करोगे? आप इंक्रीज लगाओगे ना गुणा में, 1 जमा में 8/100 कैसे लगाओगे, ठीक है। तो मेल मान लो आप x मान लो, x है वो 8% की दर से बढ़ रही है। टोटल पॉपुलेशन 15,000 है, मेल x हो गए तो फीमेल कितने बचे? 15,000 में से मेल घटा दो, यानी 15,000 ये फीमेल हो गई। ये फीमेल 10% की दर से बढ़ रही है। दोनों कितना बढ़ जाएंगे? कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। जैसे मान लो x है,
एक्स अगर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 8% की दर से, तो एक्स गुणा में 108/100 हो जाएगा दोस्तों। ये तो आपको पता होगा कि 8% बढ़ाना होता है, ऐसे बढ़ाते हैं कि शुरू में 1 था, इसके जमा में 8/100। 8% क्या होता है, 1 जमा में 8% है ना, 8% को लिखोगे 8/100, ठीक है। और यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल मान होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, कहीं पे 10,000 है, वो भी चक्रवर्ती ब्याज में भी आपने इस टाइप से किया होगा। इसका देखोगे तो 100 एकम 100 और 8 108/100 ही हो जाएगा, यानी कि 100 के पीछे 8 बढ़ती है तो नई पॉपुलेशन 108 होगी, पुरानी कितनी थी, 100 थी, ठीक है। अच्छा, नई 108 है और पुरानी है 100, पुरानी 100 है तो ये 108 है, पुरानी एक्स है तो कितनी होगी, अपने आप आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें फीमेल भी बढ़ेगी, कैसे, फीमेल है 15,000 माइनस एक्स, ठीक है, ये कितनी बढ़ेगी, 10%, यानी 110/100, ठीक है दोस्तों। ये 10% की दर से बढ़ गई, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, बढ़ के हो जाएगी, टोटल यहाँ लिख देता हूँ, आ जाएगा नहीं है 16,300, ठीक है दोस्तों। तो ये मेल 8% बढ़े, फीमेल 10% बढ़े, दोनों बढ़ के टोटल 16,300 हो गए, ठीक है। आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, इसमें और इसमें 100 एलसीएम आ रहा है, ठीक है, ये 100 एलसीएम मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये 108x हो गया, जमा में 15,000 और 110 की गुणा कर दो दोस्तों, कितनी आएगी, 15,000 गुणा में 110, 15 और 11 की तो होती है 165, और 3 और 1 4 0 1 2 3 4, ठीक है। 15,000 की इसकी होगी, अब इसकी और इसकी माइनस 110x हो जाएगी, ठीक है, बटे में 100, ये 16,300 उधर जगह है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिखो उधर लिखो। अच्छा दोस्तों, ये 100 उधर ले जाओ, हमें मान निकालना है x का, x वाली हम इधर रखेंगे, बाकी सारा कुछ उधर ले जाएंगे। तो 108x में से 110x गया, बचा माइनस का 2x, ठीक है दोस्तों। जमा में है इसके 165 और 4 0, ये भी ठीक है। ये 100 नीचे का भाग में उधर जाए, गुणा हो गया, गुणा होके क्या हो जाएगा, ये 2 0 और लग जाएगी 100 की, इतना हो गया। क्या किया हमने, इसमें से ये घटाया है और इसको उधर लेके गए और कुछ नहीं किया। अब इसको भी उधर ले जाएंगे, ठीक है, हम सिर्फ x वाला रखेंगे यहाँ पे, माइनस 2x बराबर, ये उधर जाए किसमें चला जाएगा, माइनस में, इसमें से ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कितना है आपका, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,30,000 है, ये 16,50,000 है, 16,30,000 में से घटेगा 16,50,000 तो माइनस के 20,000 बच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। कितने बच गए आपके पास, माइनस से माइनस काट दो, 2 से कितने में जाएगा, 10,000 पे जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000 आ गई, यानी कि मेल जो है वो आगे 10,000, ठीक है। फीमेल 15,000 माइनस एक्स, 15,000 माइनस 10,000, 5,000, ठीक है। हमें यही वैल्यू निकालनी थी कि फीमेल कितनी होगी। तो आसान सा सवाल दोस्तों, कैसे, पॉपुलेशन 15,000 है, मेल मान लो 8% बढ़ रही है, एक्स मान लिया हमने, फीमेल फिर 15,000 में से एक्स घट के बच जाएंगी, वो 10% बढ़ रही है, बढ़ के पॉपुलेशन 16,300 हो रही है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, 16,300 किसके बराबर होगी, मेल बढ़े 8%, फीमेल बढ़ी 10%, ठीक है। इनको आप सोल्व कर लो, यहाँ पे गुणा कर दो। अच्छा, ये 100 उधर चला जाएगा, ये घट के माइनस 2x, ये भी उधर जाएगा, घट जाएगा, माइनस का 20 आएगा, इनको काटोगे तो x की वैल्यू 10,000 आ गई, यानी कि पुरुष 10,000 हैं, पुरुष 10,000 हैं, तो महिलाएं कितनी होगी, 15,000 में से 10,000 गए 5,000, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों एक चोर सिपाही का सवाल है, इसमें एक चोर है, थीफ इज नोटिस करता है बाय ए पुलिसमैन, एक पुलिसमैन के द्वारा नोटिस किया जाता है कि एक चोर है वहां पे, ठीक है, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। दोस्तों कुछ तो फासला रहता है ना, जब वो देखता है कि वो रहा चोर, ठीक है, तो कुछ फासला उनके बीच में होता है, वो फासला 200 मीटर है, ठीक है। अब क्या करेगा, चोर देखते उसको दौड़ेगा, ठीक है, पुलिस उसके पीछे दौड़ेगी, यही हुआ। थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 and 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो चोर है वो 10 की स्पीड से दौड़ता है, पुलिस है वो 11 की स्पीड से दौड़ती है, पुलिसमैन, ठीक है। वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट दौड़ने के बाद उनके बीच में क्या फासला होगा, क्या वो पकड़ पाएगा, ठीक है। क्या अभी भी उनके बीच कुछ दूरी है, हाँ कुछ कम हो जाएगी, पहले कितनी थी, 200 मीटर थी, ठीक है। अब क्योंकि पुलिस वाला तेजी से दौड़ रहा है उसकी वजह, तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो हम इसमें देखेंगे। एक सवाल इसमें ये भी हो सकता था कि कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा, ये भी एक सवाल हो सकता था, ठीक है। कई प्रकार के सवाल हो सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम, हमारे पास स्पीड है जो थीफ की है वो 10 है और पुलिसमैन की 11 है, ठीक है। तो एक तरह से रिलेटिव स्पीड जो हमारी काम आएगी, जो पकड़ने के काम आएगी, जिस गति से
वो पकड़ेगा उसको, ठीक है, दोनों के बीच। वो क्या है, इसकी 10 इसकी 11, तो उसकी 1 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो उस डिस्टेंस को कम करेगा, पकड़ेगा ना, ठीक है। और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 200 मीटर, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है हमसे कि 6 मिनट बाद, 6 मिनट क्या हो गया दोस्तों, टाइम हो गया, टाइम हो गया 6 मिनट। 6 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है, कितना रह जाएगा कवर करेगा, वो घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना रह जाएगा उन दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये रहा स्पीड, ये रहा टाइम। डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है स्पीड गुणा में टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, 1 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना है, 6 मिनट है, ठीक है। हमारा सवाल मीटर में था तो इसको भी मीटर में बढ़ा लो। 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 मीटर, और आवर को क्या लिख सकते हैं हम, 60 मिनट। 1000 मिनट बटे आवर की जगह 60 मिनट गुणा में 6, ठीक है दोस्तों। 6 मिनट आपके पास ये दिए हुए। अब क्या करेंगे, ये मीटर है तो ये 6 से 10 पे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ गया आपका 100 मीटर। क्या आ गया, मिनट से मिनट कट गई, 100 मीटर वो दूरी तय कर लेगा, ठीक है। क्योंकि वो 1 किलोमीटर तेजी से भाग रहा है उससे, तो 6 मिनट में वो 100 मीटर कवर कर लेगा। कितना था, 200 मीटर था, तो फासला कितना रह जाएगा, गैप कितना रह जाएगा दोनों के बीच, 200 में से आप 100 घटा दो, 100 रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल किया। दोनों के बीच स्पीड का गैप था 1 किलोमीटर पर आवर का, डिस्टेंस 200 मीटर है, टाइम 6 मीटर है। हमें बताना है 6 मिनट बाद कितना फासला रहेगा, 6 मिनट बाद कितना डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस निकालना है। यानी डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा में टाइम। स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर और गुणा में 6 आपकी क्या है, मिनट है, ठीक है, जो टाइम था। अच्छा, किलोमीटर की जगह 1000 मिनट लगा दो और पर आवर की जगह आप 60 मिनट लिख दो। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ये आप काटोगे तो आपका 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 100 मीटर वो 6 मिनट में कवर कर देगा। 200 मीटर का फासला था, 100 मीटर का रह जाएगा। दूसरा सवाल कि वो कितने टाइम में पकड़ लेगा, कितने टाइम में उसको पकड़ लेगा। इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, टाइम निकालना पड़ेगा। वो भी निकाल देंगे हम। टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा में टाइम। कई निकालेंगे, टाइम बराबर है डिस्टेंस बटा स्पीड। उतना जरूरत ही नहीं है, इससे ही निकल जाएगा आपका। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का गैप है दोनों के बीच। स्पीड कितनी है दोस्तों, 1 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, टाइम आपको निकालना है कितने टाइम में वो पकड़ेगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लगा दो आप, ये 1000 मीटर हो गया, बटे आवर की जगह 60 मिनट लगा दो और गुणा में ये टाइम निकालना है आपको। ये टाइम यहीं रखो, बाकी इधर ले आओ। ये देखो 2 0 2 0 ये कट गई, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई। ये 6 है ना, इधर जाए गुणा में 2 की क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। टी बराबर टाइम बराबर 12 मिनट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान। सिर्फ डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा में टाइम, दूरी बराबर समय गुणा में चाल, बस ये सूत्र लगाना है। उसमें डिस्टेंस लिख दो, स्पीड लिख दो। जो डिस्टेंस निकालना है तो वो भी निकल जाएगा, स्पीड निकालनी है तो वो भी निकल जाएगा, टाइम निकालना है तो वो भी निकल जाएगा। इस फार्मूले से सब निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, नंबर नियरेस्ट टू 75070 75,070 75,070 के नियरेस्ट नंबर निकालना है हमें। नियरेस्ट तो ये हो गया दोस्तों 75,071, नीचे पीछे आएंगे तो 75,069। ये सबसे क्लोजेस्ट नंबर है इसके, ठीक है। बट आपको वो निकालना है तो विच इज डिविजिबल बाय 65, 65 से भाग हो जाए। इसके नजदीक कोई नंबर जो 65 से भाग हो जाए। पहला तरीका दोस्तों, फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे आप, फर्स्ट मेथड ऐसे करेंगे, इसको भाग करके देख लेंगे। 75,070 है ना, इसको 65 से भाग करो, देखेंगे कितना शेष बचता है, वो घटा देंगे। 65 से इस पे भाग करते हैं तो पहले पढ़ा जाएगा 1 पे, कितने बचेंगे, 10 शेष बच जाएगा। फिर 0 उतार दो 100, 65 फिर बचेंगे 35, फिर 7, ठीक है। अब देखो कितने बच जाएगा, 65 5 325 होते हैं, ठीक है। 325 पे करोगे तो कितना बच गया आपके पास, 25 और 30 55 32, फिर आ गया 0, ठीक है। अब 65 से करोगे तो 65 चौके 260, वो तो बहुत ज्यादा दूर रहता है। और 65 5 325 होते हैं, 65 5 कितने होते हैं, 325, ठीक है। यानी कि ये 5 कम है, 5 ज्यादा होता तो ये भाग हो जाता है। यानी 75,070 है ना, इसमें 5 जोड़ो आप तो ये बन जाएगा 75,075, ठीक है। ये होते ये पूरा भाग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों।
एक तरीका तो ये हो गया, क्या किया आपने 75,070 को भाग करके देखा, लास्ट में 330 था, यहाँ पे आप भाग कर रहे हो, या तो 65 का 4 पे चलाओ 260, ठीक है। उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, उस केस में आपको 60 घटाने पड़ेंगे, ठीक है। 60 ज्यादा है हमारे पास, या तो 60 घटा दो, या फिर अगला पड़ा 65 5 325, 5 जोड़ने पे आ रहा है, तो 75,070 में से 5 जोड़ोगे तो 75,075 हो जाएंगे, और अगर 60 घटाओगे तो 75,010 हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही संख्याएं आपकी 65 से भाग हो रही है, या तो 60 घटा के भाग कर दो या 5 जोड़ के कर दो। पर नियरेस्ट कौन सा है, 70 के नियरेस्ट 75 है या 70 के नियरेस्ट 10 है, ये 75 है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में इस टाइप का करते रहे, कितना बच गया, जिसमें पूछता था कि रिमाइंडर कितना रहा, रिमाइंडर ना रहे, रिमाइंडर 5 रहे, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है दोस्तों, 65 को अगर मैं लिख लूँ 13 गुणा में 5, 13 5 क्या होते हैं, 65 होते हैं। जो संख्या 65 से भाग होगी वो संख्या 13 और 5 से भी भाग होगी, एक ही बात है। 13 से कर लो, 5 से कर लो भाग, या 65 से कर लो, दोनों में कोई फर्क है? एक बार 13 से करो, एक बार 5 से कर लो, ठीक है। पहले 13 से करो, फिर 5 से कर लो, या 65 से इकट्ठा कर लो, एक ही बात है ना। तो इसको चेक कर लेते हैं 13 और 5 से, क्या संख्या थी आपके पास, 75,070 थी। इसको किससे चेक कर लेते हैं, 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 0 या 5 होना लास्ट का नंबर, तो वो क्या होगा, वो भाग हो जाएगा 5 से। 13 से कर लो, 13 से करो जरा, 13 5 65, 10 बच गए 100, 13 7 91, 9 बच गए 97, 13 7 91, 6 बच गए 60। अब 13 का बड़ा 60 पे चलता ही नहीं, या तो 13 चौका 52, और या 13 5 65, या तो 5 बढ़ा दो या 8 घटा दो। इसमें ये दिक्कत, 8 घटाओगे तो ये दूर हो जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा, हमें नियरेस्ट निकालना है, नियरेस्ट वो होगा जो 5 आगे होगा, ना कि 8 पीछे होगा। दूसरी दिक्कत 52 होने से वो 5 से भाग नहीं होगा, 5 से भाग होने के लिए लास्ट में 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये वो संख्या है 65। 65 कर दो, 5 बढ़ा दो इसको, 75,000 आपका क्या हो जाएगा, 75,075 हो जाएगा, ठीक है, 5 बढ़ा के। तो ये तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो लेमैन नॉर्मल तरीका है जो भाग करता है, ये थोड़ा सा सोच के करना पड़ता है, दोनों ही आसान है। दोस्तों एक किसान है, उसके पास कुछ गाय हैं, n काउस, ठीक है, n गाय है उसके पास, n हमें निकालना है कितना है। अमंग हिज 4 सन्स डिवाइड्स, वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है, बांट देता है अपने 4 बेटों में, ठीक है। पहला बेटा उसका सबसे लाडला है, उसको 1/2 पार्ट यानी आधी गाय दे देता है उसको, ठीक है। दूसरे को 1/4 दे देता है, तीसरे को 1/5 दे देता है, और चौथे को 7 का वो दे देता है। ये वो चीज़ है जहाँ से हम सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ था पहले, तो चौथे को बच्ची की 7 गाय दे देता है, तो हमें निकालनी कुल गाय कितनी है, यानी कि n का मान निकालना है। हमें कैसे निकालेंगे, वैसे ये सवाल सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर कह लो या फ्रैक्शन वाला कह लो। फ्रैक्शन का हमारी एक डेसिमल फ्रैक्शन और एक सिंपल फ्रैक्शन की वीडियो है जिसमें कंसेप्ट समझाया सिर्फ, टोटली एक एक चीज़ें फ्रैक्शन की, डेसिमल फ्रैक्शन की, जो बार बार डेसिमल चलते रहते हैं, जैसे 2.333, उनको सबको एकदम समझाया हुआ है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं फ्रैक्शन की। उसके अलावा उनके एक्सरसाइज भी है बाकी एक्सरसाइज में, बाकी वीडियोस में। तो अभी हम ये देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास गाय कितनी थी, n गाय थी, उसमें से 1/2 यानी कि आधी, n की 1/2 क्या होगी, n/2, ठीक है। उसकी आधी गाय पहले को दे दी, उसमें से फिर 1/4, n की 1/4 है, n एकम n/4 हो गई, वो किसको दे दी, दूसरे को दे दी, ये भी घटा दो आप, ठीक है। फिर तीसरे को कितनी दे दी, वो भी घटा दो, n/5, ठीक है। तो ये कुल गाय है, इसमें से पहले की चली गई, दूसरे की चली गई, तीसरे की चली गई, तो किसकी बच गई, चौथे की बच गई। चौथे की कितनी है, 7 काउस, समझे आप। यानी कुल गाय n थी, उसमें से n/2 पहले को दी, n/4 दूसरे को दी, n/5 तीसरे को दी। पहले दूसरे तीसरे की गाय हमने घटा दी टोटल गाय में से, तो 7वें की गाय बच गई, वो कितनी, चौथे की गाय बच गई, वो है 7, ठीक है। अब इनका क्या करोगे, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो एक इनका एलसीएम ले लो, 5 4 और 2 का 5 तो 20, 2 इसके अंदर 20 में होता ही है, या 2 4 में होता ही है, 2 को छोड़ो, 5 के 20 एलसीएम आ जाएगा। 1 से 20 पे जाएगा तो 20n, 2 से 10 पे जाएगा तो 10n, 4 5 20 तो 5n, 5 चौके 20 तो 4n बराबर 7, ठीक है दोस्तों। हमें n निकालना था, n यहाँ रखेंगे, बाकी उधर चला जाएगा। तो 20 में से 10 गए 10, 10 में से फिर 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1 n बच गया। 20 गुणा में जाएगा उधर, 20 7 140, 140 टोटल गाय हो जाएगी दोस्तों उसकी, ठीक है। बहुत आसान सवाल था। पहले के टोटल गाय में से पहले दूसरे तीसरी गाय घटा दो, बराबर चौथे की गाय आ जाएगी,
ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे आप। अब इसको चेक भी कर लो, 140 में से पहले को कितनी देगा ये 70, दूसरे को कितनी देगा चौथे हिस्से की, इसका चौथा हिस्सा 35, तीसरे को देगा पांचवें हिस्से की, पांचवें हिस्सा इसका 28, चौथे को अपने आप 7 बचेगी। देखो कैसे बचती है, ये होगी 5 और 8 13, 1 और 2 3 3 6 7 13, 133 गाय बांट दी, 140 थी, चौथे को कितनी बच गई 7 गाय। ठीक है दोस्तों, आसान सा सवाल था दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल। ठीक है, इसमें क्या है, स्लोप ऑफ लाइन जैसे पढ़े तो वैल्यू ऑफ एक्स आप कॉमा लगा दिया। इसने क्या किया कि स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा है, आपको समझ में ना आए मुश्किल तरीके से, ये वैल्यू ऑफ एक्स आगे कॉमा लगा के फिर दूसरी बात करने लगा, इफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, एक लाइन है जो, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बिंदु होते हैं लाइन के ऊपर। जैसे कोई लाइन होती है आपकी, ये लाइन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, और ये ओरिजिन। अब कोई लाइन ऐसे जाती है ना दोस्तों, इस पे कोई भी बिंदु हो, उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, या मान लो ये 3 है और यहाँ पे मान लो ये 4 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर दूरी 3। अच्छा, दूसरी बात, इसका ओरिजिन से वाई एक्सिस पर दूरी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं उस बिंदु के पॉइंट के। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये इन दो पॉइंट से मिलने से बनती है। ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया एक्स वाला और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, इनसे जो लाइन बनती है उसका स्लोप है -4/3। ठीक है, एक लाइन है, उसके दो बिंदु दिए हुए हैं, उस लाइन का स्लोप -4/3 है, तो क्या निकालें, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। ये ऐसे भी कर सकता था कि सवाल यहाँ से स्टार्ट करता, इफ स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज -4/3, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो एक्स की वैल्यू क्या करो। तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, वैल्यू ऑफ एक्स और विल बी यहाँ दिया, ताकि आपको समझ में ना आए। सवाल यही है कि एक लाइन है, उस पे ये 2 पॉइंट हैं, उनको मिलाने से लाइन बनी, उसका स्लोप इतना है, आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब स्लोप जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, लाइन का स्लोप क्या होता है, ठीक है, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ऐसे सवाल आते हैं कैसे निकालें आप। अगर आपको पता है स्लोप तो बहुत ईजी है सवाल, कुछ भी नहीं है ये, मतलब बच्चों जैसा सवाल है। आप एक ध्यान दो दोस्तों, स्लोप किस पे डिपेंड करता है। मैं एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है। ठीक है दोस्तों, 2 लाइनें बनाऊंगा, आप ध्यान से देखना। एक तो है दोस्तों ये, और एक है दोस्तों ये। स्लोप यानी कि ढलान, यानी कि ढलान आप जानते हैं बहुत सारी चीजों से ढले भी होंगे, गाड़ी ड्राइव की है तो हिमाचल में ढलान काफी आती है, चढ़ाई भी आती है। तो स्लोप जो है वो किसकी ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा है ना, और इसकी कम है। इससे क्यों कम है, क्योंकि इसमें इधर चलो तो x बढ़ता है, ऊपर चलो तो y बढ़ता है, इसमें x ज्यादा बढ़ रहा है, y कम बढ़ रहा है। जैसे यहाँ तक जाए तो x लगभग मान लो 10 होगा ना इतना, तो y यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इसके मुकाबले 2-3 ही हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि y का मान कम बढ़ा, x का ज्यादा बढ़ा। और इसमें क्या है, इसमें यहाँ तक अगर y 7 बढ़ता है ना, तो x कितना होगा, यहाँ तक क्या होगा, 2 ही होगा, यानी कि इसमें x कम बढ़ा। तो सिंपल सी बात, y के ज्यादा बढ़ने से कंपैरेटिवली स्लोप ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, स्लोप कैसे कैसे पता चलेगा y में कितना था। जैसे 2 पॉइंट दे रखे, एक यहाँ है एक यहाँ है। ठीक है, इस पे मान लो x का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 3 और y का आ गया 7, और इस पे x का मान लो 1 आ गया इतना, ठीक है, यहाँ तक, और y का मान लो 2 आ गया। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि y की स्लोप कितनी गई, x की कितनी गई। देखो y वाला 2 से 7 हो गया, x वाला 1 से 3 ही हुआ है, x वाला 1 से 3 हुआ है, y वाला 2 से 7 हो गया। क्यों, क्योंकि ये y की तरफ ज्यादा बढ़ी है। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप क्या होगा, चेंज इन y बटे चेंज इन x। y की तरफ जितना बढ़ी बटे x की तरफ जितना बढ़ी, सिंपल सा फॉर्मूला। y में चेंज कितना है, ये इसमें से घटा दो, 2 से लेकर 7 हो गई तो कितनी बढ़ गई, 5, और इसमें क्या हो गई, 1 से लेकर 3 बढ़ गई, इसमें 2, ये 5/2 इसका स्लोप आ जाएगा। तो यानी कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हुआ दोस्तों, आपको समझ में आ गया ना कंसेप्ट। स्लोप ऑफ लाइन y में तो वृद्धि होती है, उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। y अगर ज्यादा बढ़ेगा तो स्लोप ज्यादा होगा, x ज्यादा बढ़ा तो स्लोप तो नहीं कम होगा। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन y बटे चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, y में चेंज क्या होता है, हम इसमें से ये घटा देते हैं, y से y वाला, तो ये तो कहते हैं x1 x2, और y वाले को कहते हैं y1 y2। 1 का मतलब पहला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, और 2 इसमें लगाया दूसरे में, तो ये क्या हो जाएगा, y में से y वाला घटा दो, y2 माइनस y1, और x वाले में से x वाला घटा दो। ठीक है, दूसरे में से पहला, ठीक है, आगे वाले में से पिछला घटा दो।
यही तो चेंज था, मैंने सीधा घटा दिया। ये फार्मूला है दोस्तों, ये फार्मूला आपने देखो खुद ही बना दिया, देखते देखते अपने आप आ गया। ठीक है, y में से y वाला घटा दो, x में से x वाला, यही तो ढलान होती है यूं y की तरफ। ठीक है, तो और याद करो तो ये फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। मैं ये कहूंगा कि इस कंसेप्ट को समझो, याद किया आप भूल जाओगे कभी, और स्लोप आपको याद नहीं रहा फिर क्या करोगे। तो बेटर ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि लाइन का स्लोप ऊपर की तरफ y एक्सिस होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जितनी जाएगी लाइन उतना ही स्लोप ज्यादा होगा, y की तरफ जाएगी। तो y में जो चेंज है उसके कंपैरेटिवली x में जो चेंज है उसको देख लो, y में चेंज बटा x में चेंज। y में चेंज कैसे निकालोगे, y वाले पॉइंट से y का घटा दो, नीचे x वाले से x का। चाहे आपको ये याद ही ना रहे, आप सीधा ही घटा दो, 7 में 7 घटा 2 और 3 घटाइए। मान लो आपको याद भी नहीं रही फार्मूला, जरूरत ही नहीं है फार्मूले की, आपको याद भी नहीं रही, सीधा घटा दो। इसमें कैसे करोगे फिर, ये y वाला इसमें x है और ये इसमें y वाला है 11। ठीक है, y2 माइनस y1 हो गया, y में से y वाला घटा दिया, x में से x वाला कैसे घटेगा, 2 में से घटा और घटा का 8 है, 2 घटा का 8, घटा और घटा जमा हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 11 बटे 2 जमा 8 10 हो गया। पर ये स्लोप हमें दे रखा है, स्लोप ऑफ लाइन क्या दे रखा है, -4/3, इसके बराबर -4/3 रख दो। ठीक है, ये इधर गुणा में चला जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाएगा, 3 की x से 3x माइनस 11 की 33 बराबर 10 चौके माइनस के 40। ठीक है, 3x बराबर -33 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -40 प्लस 33। ठीक है, 3x बराबर माइनस के बचेंगे, ये माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस के 7 बच गए, x बराबर क्या आएगा, -7/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान सा सवाल था, कैसे किया हमने। आपको पता है कि जो लाइन का स्लोप होता है वो y एक्सिस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा x एक्सिस पे डिपेंड करता है, x की तरफ ज्यादा झुक जाए तो वो कम भी हो जाता है, दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो ऊपर आएगा y एक्सिस में चेंज, नीचे x एक्सिस में चेंज, y की तरफ कितना बढ़ा बटे x की तरफ कितना बढ़ा, चेंज इन y बटे चेंज इन x। y में चेंज क्या होगा, y का दूसरे कोऑर्डिनेट्स में से पहला घटा दो और x के दूसरे कोऑर्डिनेट से पहले घटा दो। ठीक है, अब ये घटा दिए हमने, कहाँ घटाए, ये देखो, ये x माइनस 11, ये 2 माइनस 8 से प्लस 8 हो गए, x माइनस 11 बटे 10, ये -4/3 स्लोप दे रखा है आपको, ये गुणा में हो गया 3x माइनस 33 और वो -40, x का मान -7/3 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बड़े आराम से कर लेना दोस्तों, सूत्र वगैरह भूल जाते हैं ज़्यादातर, इसमें सूत्र ज़्यादा होते हैं। आपके HCF LCM वगैरह करते हो उसमें सूत्र ज़्यादा नहीं होते, वो अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, न्यूमेरिकल्स वो आप कर लेते हो, फिर इसमें सूत्र वगैरह होते हैं, आप भूल जाओगे, आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आप कंसेप्ट बिल्ड कर लो, जितना कोशिश हो सके उन सूत्रों को कंसेप्ट से करो ताकि आप सूत्र भूल जाओ, कोई फर्क ना पड़े। ठीक है दोस्तों, LCM का एक सवाल, LCM की एक वीडियो है LCM इंट्रोडक्शन नाम से, LCM का पूरा कंसेप्ट, उस कंसेप्ट के बेस पे ये सवाल भी आप निकाल पाओगे बिना प्रैक्टिस के। पूरा एक एक कंसेप्ट समझाया हुआ है LCM का, LCM क्या होता है आप अच्छे से जान पाओगे। कुछ एक्सरसाइजेज भी हैं जिसमें कुछ ये भी सवाल हैं ऐसे लीव्स रिमाइंडर वाले। ठीक है, वो आप कर सकते हैं क्योंकि इस मॉक टेस्ट में ये एक ही सवाल है, एक से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी, वो भी देख सकते हैं। आगे भी मॉक टेस्ट हम करेंगे। इसको कैसे करेंगे, लीस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर। ज़्यादातर ये शब्द सुनते ही आपको पता लग जाता है LCM निकालना है मोस्टली केसेस में। ठीक है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई, जब उसको डिवाइड किया जाता है 35, 45, 55 से, ठीक है, इन तीनों से भाग किया जाता है, लीव्स रिमाइंडर 18, 28, 38। 35 से भाग करो तो 18 शेष बचता है, 45 से करो तो 28 बचता है, 55 से करो तो 38 बच जाता है, तो इतना शेष बच जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, देखो ये कॉमन चीज है इसमें, ये 17 कम रह जाता है, 35 से भाग के 18 बच गया, 18, इसमें 17 अगर और जोड़ दिए जाते संख्या में तो 35 बन जाते, पूरा भाग हो जाता। 45 से भाग करो तो 28 बच गए, यानी इसमें भी देखो 17 कम बचे हैं, 17 जोड़ दो पूरा 45 हो गया, भाग हो जाएगा पूरा। इसमें 55 से भाग करो 38 बच गया, ठीक है, 17 इसमें भी कम है, अगर 38 में 17 जोड़ो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, पूरा भाग हो जाएगा। यानी कि इनसे भाग करो तो इतना शेष बच रहा है, वो संख्या, मान लो वो संख्या कोई भी x है, अगर उसमें 17 जोड़ दोगे ना तो वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी, वो संख्या 35, 45 और 55 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। पर हमें वो संख्या नहीं निकालनी जो पूरी पूरी भाग हो जाए, हमें वो निकालनी है जिसमें 17 जोड़ने से पूरी पूरी भाग हो। यानी कि हमारी संख्या 17 कम है, हमारी संख्या 17 क्या है, कम है उस संख्या से। ठीक है, पहले दोस्तों आप वो संख्या निकाल लो तो इनसे पूरी पूरी भाग होती है, किससे, 35, 45 और 55 से। ठीक है, इनसे कौन सी संख्या भाग होगी, 35 से 35 का पूरा पहाड़ा, उसके मल्टीपल 35, 70 ये पूरे भाग होते हैं, 45 के मल्टीपल, 55 से 55 के मल्टीपल भाग होते हैं। तीनों से कौन से होंगे, इनके कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM,
इनका एलसीएम निकाल लो। इनका जो एलसीएम होगा ना 35, 45 और 55 का, वो इन तीनों से भाग होगा। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग करो, 5 से 7 पे, 9 पे, 11 पे। अच्छा 7, 9 और 11 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, ये तो को प्राइम नंबर है जिनमें कुछ भी साझा ना हो, एक साझा होता है सिर्फ उनमें। इनका एलसीएम क्या होता है, ऐसे नंबरों का एक होता है को प्राइम नंबर का। एलसीएम निकालना हो तो अगर 7, 9, 11 का निकालना हो तो इन तीनों की गुणा हो जाती है, 7 गुणा 9 गुणा 11। कॉमन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इन तीनों की गुणा हो जाती है। ये को प्राइम नंबर होते हैं दोस्तों, ये भी सवाल आ सकता है। तो इसका एलसीएम बाय द वे क्या हो गया हमारे पास, 5, 7, 9 और 11 की गुणा, 5 7 35 और 11 9 में 99। 99 और 35 की गुणा दोस्तों 100 के साथ कर दो, 3500 हो गए। ठीक है, और आप 1 घटा दो, इसको 100 - 1 लिखोगे तो 3500 - 35। ठीक है, तो ये हो गया 3465। ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है गुणा करने का, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एलसीएम आपका 3465 आ गया। ठीक है, 3465 वो संख्या है जो 35, 45 और 55 से पूरा पूरा भाग होती है। ठीक है, पर हमारे में तो शेष बच रहा है कितना, शेष 35 से भाग करो तो 18, 17 कम बच रहा है। 45 से भाग करो तो भी 17 कम बच रहा है। 55 से भाग करो तो भी 17 कम रह जाता है। यानी हमारी संख्या जो निकालनी है वो 17 कम है। वो निकालो, कितनी आ जाएगी, 3448 आ जाएगी। ठीक है, 3448 को जब आप भाग करोगे ना तो देखो 17 कम है, 65 पे पूरा भाग होगा। ठीक है, 48 17 कम रह जाएगा हर बार। ठीक है, 17 कम बचेगा तो यहाँ तो 38 शेष बच जाएगा, 45 से 17 के 28 शेष बच जाएगा, 35 से भाग करोगे तो 18 शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाग करके भी देख लेना वैसे। यहीं से ही पता लग गया था कि 18 जोड़ने पर पूरी पूरी भाग होगी। इसमें 18 जोड़ने को हो रही है, 17 जोड़ने में पूरी पूरी भाग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 17 जोड़ने से पूरी भाग हो रही थी, तो इसमें 17 जोड़ो पूरी भाग हो जाएगी। अगर पूरी भाग नहीं करना तो ये संख्या आ गई 3448, ये शेष छोड़ देगी। ठीक है दोस्तों, आप और एक्सरसाइज इसकी हमारी करवाई हुई है, वो प्रैक्टिस के लिए कर लेना। आज के लिए इतना ही। ये आपका मॉक टेस्ट 1 था। ऐसे मॉक टेस्ट हम बार बार करते रहेंगे ताकि आप मिले जुले कुछ सवाल कर सकें, क्योंकि चैप्टर वाइज करते हो तो उतना ही याद रहता है। कभी आप ज्योमेट्री भूल जाओगे, कभी ट्रिग्नोमेट्री भूल जाओगे, आगे जाओगे तो इसमें मिक्स सवाल होते हैं ताकि आपकी रिविजन होती रहे। आप ऐसे प्रैक्टिस सेट खुद भी किया करो, हमने दिया है प्रैक्टिस सेट आपको, इस यूट्यूब पे डाला है, पहले उसकी प्रैक्टिस भी करो, फिर इनको आप समझो, देखो आपके कौन से गलत थे। आगे जैसे जैसे मॉक टेस्ट और करोगे आपके वो सवाल सही होते जाएंगे। ये यूजफुल है सभी प्रकार, रेलवे, बैंक, किसी में भी आए मैथ में सवाल तो वो सेम ही होते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करे, आपका एक दिन में 1 या 2 दिनों में एक तो ज़रूर करे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपकी झिझक एग्जाम में निकल जाए, कोई हेजिटेशन ना हो कि मेरा पेपर पूरा नहीं हुआ, ऐसा कुछ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।